एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन या हॉट बॉडी रेडिएशन। ओके, तो चलिए बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन या इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉट बॉडी रेडिएशन। अब क्या होता है ब्लैक बॉडी, सबसे पहले ये देखें, फिर बाद में हम बात करेंगे रेडिएशन की। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। व्हाट इज ब्लैक बॉडी, किसे हम ब्लैक बॉडी कहेंगे? तो ब्लैक बॉडी या हॉट बॉडी हम उस बॉडी को कहेंगे कि जो किसी भी फ्रीक्वेंसी की, किसी भी वेवलेंथ के लाइट को या रेडिएशन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी के, हर प्रकार के वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या कर सके, एमिट कर सके। मतलब नहीं समझे सर? मतलब आप कोई भी लाइट डाल रहे हो, किसी भी प्रकार की लाइट डाल रहे हो, तो इसके वहाँ मनाही नहीं है, ये सबको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। सपोज कर लो इसका जो वेवलेंथ है कितना है, λ1 है, इसका λ2, इसका λ3, इसका λ4, इसका λ5। ओके, फ्रीक्वेंसी की बात करो तो इसका f1 है, इसका f2 है, इसका f3 है, इसका f4 है और इसका f5 है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है। इन सबको ये क्या कर ले, ये जो बॉडी है वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले, एब्जॉर्ब। और उसके बाद फिर क्या करे, ये हर प्रकार की, मतलब इतने प्रकार की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, अब उतने ही प्रकार की लाइट को ये क्या कर पाए, एमिट कर पाए। मतलब हर प्रकार की लाइट को या रेडिएशन को एमिट भी कर पा रही है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ भी देखेंगे λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, f1, f2, f3, f4, f5। क्लियर है? तो कोई भी बॉडी अगर ऐसा कर रही है कि किसी भी प्रकार का हो वेवलेंथ, किसी भी प्रकार की फ्रीक्वेंसी उन सबको एब्जॉर्ब कर ले रही है, और किसी भी प्रकार के वेवलेंथ और किसी भी प्रकार, मतलब किसी भी प्रकार हटा यार, सब प्रकार के फ्रीक्वेंसी, सब प्रकार के वेवलेंथ को क्या कर पा रही है, एमिट कर पा रही है, ले भी पा रही है और निकाल भी पा रही है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। ब्लैक बॉडी समझ में आ गया? तो क्या कर सकती है, ऑल टाइप के फ्रीक्वेंसी, ऑल टाइप के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकती है, और ऑल टाइप के फ्रीक्वेंसी और ऑल टाइप के वेवलेंथ को एमिट कर सकती है। क्लियर है? मतलब समझ पा रहे हो? मतलब बिल्कुल एकदम साफ है। आप एक टॉर्च लो, टॉर्च की रोशनी होती है, तो उस टॉर्च की रोशनी में रेडिएशन होगा कि नहीं होगा? और आपने किसी के ऊपर डाला, सपोज कर लो मेरे हाथ के ऊपर डाला, और इस हाथ ने क्या कर लिया, इस हाथ ने ये जो टॉर्च के द्वारा एनर्जी दी जा रही है इसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर समय आने पे क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। समय आने पे बाहर कैसे निकालता है, ये सब क्या होता है? देखिए, एमिट करने का मतलब क्या होता है। मान लो मेरा हाथ है, हाथ के अंदर क्या होंगे, एटम होंगे। ध्यान से समझना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होंगे, है ना। अब मैंने क्या किया, इधर से लाइट जलाई, क्या जलाई, लाइट। तो लाइट सोर्स जब आएगा, तो लाइट के सोर्स से जब ये एनर्जी जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद कहाँ भाग जाएगा, आगे वाले में भाग जाएगा ना, जहाँ पे है उससे आगे वाले क्लास में भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है ना। यानी जब इसको एनर्जी मिलेगी तो अभी आगे भाग जाएगा। यानी इसने क्या कर दिया, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या किया इसने, बताइएगा। इसने एक्चुअल में जब एनर्जी सोखा तो ये कहाँ भाग गया, आगे। और जब ये आगे भाग गया तो अभी फिलहाल में कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, इस वाले का क्लास के अंदर रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इस क्लास में ही नहीं रहेगा, कुछ देर बाद या आफ्टर सम टाइम देखोगे तो फिर ये अपने पुनः पिछले वाले क्लास में आना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे वो स्टेबल नहीं ना रह पाएगा। वो कहाँ पे स्टेबल है, इस वाले क्लास में। तो अगेन वो क्या होगा, रिटर्न मारेगा और इस वाले क्लास में आएगा। और जब इस वाले क्लास में आना चाहेगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लो करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि न्यूक्लियस के जितना पास है उतना कम एनर्जी की जरूरत है, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतनी एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। अब ये न्यूक्लियस के पास आना चाहता है तो इसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी ना। तो यानी ये क्या करेगा, अब एनर्जी को एमिट करेगा। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी अब क्या कर देगा, एमिट कर देगा। जो इसने सोखा था वो बाहर निकाल देगा। तो ये देखिए, रेडिएशन के फॉर्म में इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर रेडिएशन के फॉर्म में ही क्या किया, एनर्जी को बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, ये रेडिएशन है। और यहाँ पे इसने क्या किया है, रेडिएशन को एमिट किया है। तो यहाँ से क्या,
यहाँ से जब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर जाएगी तो रेडिएशन के फॉर्म में ही जाएगी ना, यानी फिर कुछ लाइट नजर आएगी कि नहीं आएगी, फिर कुछ लाइट निकलती हुई नजर आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताइएगा। कोई कलर नजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। सपोज कर लो जो तुमने लाइट दी है तो उस लाइट के पास भी तो कलर था, लाइट में कलर होता है। सूरज का प्रकाश है, सूरज के प्रकाश में कितना कलर होता है बताइए, 7 कलर होता है। सूरज का जो प्रकाश है हमको कैसा दिखाई देता है, व्हाइट। कैसा दिखाई देता है, व्हाइट। और हमेशा याद रखेंगे जब भी व्हाइट लाइट आपको दिखाई दे रही है तो एक्चुअल में व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनी है, 7। अगेन मैं बता दे रहा हूं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 तो याद रहने चाहिए, हमेशा याद होंगे। विबग्योर से हम लोग याद रखते हैं। व्हाइट लाइट को जब भी हम एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो कितने प्रकार की लाइटें नजर आएंगी, 7। कौन कौन सी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्लियर है। तो अब हमने लाइट को एब्जॉर्ब किया हाँ या ना, तो किया तो ये ऑब्जर्व कर लिया होगा, यानी 7 कलर की लाइट चली गई होंगी। वैसे जब रेडिएट क्या बोलते हैं, एमिट करूंगा तो वहां से भी रेडिएशन निकलेगा, और हो सकता है कि किसी का ज्यादा हो, किसी का ज्यादा हो। अब जैसी एनर्जी एमिट करेगा वैसे उस हिसाब किताब से कलर नजर आएगा। समझ में आ रहा है। तो लाइट वाइट जाएगी, लेकिन जब रेडिएशन एमिट होगा, यानी जब कलर बाहर क्या बोलते हैं, जब एनर्जी बाहर आएगी, एनर्जी सोखी जाएगी तो सफेद कलर में सोखी जाएगी, लेकिन जब बाहर आएगी तो कलरफुल होगी। समझ में आ रहा है, क्या होगी, कलरफुल होगी। और ये बॉडी के जिस बॉडी के अंदर ये गुण है कि वो सभी प्रकार के फ्रीक्वेंसी, सभी प्रकार के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकती है, और फिर सभी प्रकार के एनर्जी फ्रीक्वेंसी और सभी प्रकार के वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या कर सकती है, एमिट कर सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। और क्या होता है उसके अंदर, ये भी मैकेनिज्म समझ में आ गया, कैसे एमिट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है। बताइए, एब्जॉर्ब होने का कारण क्या है कि उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर जा रहे होंगे, जंप कर जा रहे होंगे, और इसलिए वो पूरे के पूरे एनर्जी को ले रहे हैं। आइए समझे। अगर मान लो ये नहीं कूदते तो ये एनर्जी लेते ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो जो एनर्जी आप दे रहे हो ये लेगा ही नहीं। क्लियर है। जब लेगा नहीं तो फिर बाहर कोई रेडिएशन नजर नहीं आएगा, रेडिएशन कम नजर आएगा। जब ये लेगा और ये ले क्यों रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लालची होते हैं। समझ में आ रहा है। कुछ पल का सुख देख के ये विचलित हो जाते हैं, इनको लगता है कि आज हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो हम अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन अंततः क्या होता है कि जब ये बहुत पैसा देखते हैं भाग तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अंततः इनको वापस आना पड़ता है, क्योंकि स्टेबिलिटी जहाँ पे पहले थे वहीं पे है। समझ में आ रहा है। आयो समझ। तो पहले जितना पैसा लिए थे उतना ही पैसा फिर क्या करेंगे, वापस करेंगे। समझ में आ रहा है। क्लियर है। अब ये जरूरी नहीं कि जितना लिए थे सब वैसे ही करेंगे, मतलब जितना लिए उतना ही वापस करेंगे, हो सकता है कुछ खर्च भी हो जाए। समझ में आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है, ठीक है ना, किस प्रकार का एटम है, किस प्रकार का पदार्थ है। पूरी एनर्जी एमिट करेगा, जितनी एनर्जी एमिट करेगा उतनी ही बाहर करेगा, ये जरूरी नहीं है। ओके। लेकिन ये क्लियर है कि अगर व्हाइट लाइट आपने एब्जॉर्ब की है तो जब रेडिएशन एमिट करेगा तो 100% कोई ना कोई क्या नजर आएगा, रेज नजर आएगा। अच्छा, क्या हमेशा रेज नजर आएगा कलर में, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है। अब इस चीज को मैं फील कर रहा हूं। पहले यहां तक की कहानी समझ में आ गई, तब मैं जाके बताऊंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ओके। पहले यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा कि इस दुनिया के अंदर कोई आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है, यानी ऐसी कोई बॉडी ही नहीं बनी है कि जो सभी प्रकार की फ्रिक्वेंसी के या सभी प्रकार के वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और सभी प्रकार के रेडिएशन, सभी प्रकार के वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वाले वेव को क्या कर पाए, रेडिएशन को एमिट कर पाए। क्लियर है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है। समझ में आ रहा है। ये केवल और केवल एक डेफिनेशन है। हाँ, उसके आसपास सब आते जाते रहते हैं। जैसे आयरन को हम ले लेते हैं ब्लैक बॉडी के रूप में। समझ में आ रहा है। आयरन हो गया, आयरन को हम क्या मान लेते हैं, एक ब्लैक बॉडी मान लेते हैं, क्योंकि वो भी क्या करता है, रेडिएशन ले लेता है और इमिट भी करता है। ओके। तो देखा जाए, पहले मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन लिख देता हूं। तो सबसे पहले पॉज करिए कैमरामैन, पहले हम इसको लिखते हैं। तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कोई भी बॉडी जो है एब्जॉर्ब और एमिट कर लेती है ऑल टाइप की फ्रीक्वेंसी, ऑल टाइप के वेवलेंथ को, उसी को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और रियलिटी में यहाँ पे कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है।
क्यों नहीं है, कारण समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे रॉड का। एग्जाम्पल किसका लेंगे, रॉड का। रॉड मतलब आयरन रॉड, रॉड तो बहुतों का हो जाएगा, तो आयरन रॉड का हम एग्जाम्पल लेंगे और ब्लैक बॉडी को हम समझेंगे। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझेंगे। स्टार्ट किया जाए। तो मेनली रेडिएशन को तो मैं यहाँ से भी फील करा सकता हूँ। कहाँ से, एक बेसिक सा एग्जाम्पल आप देखिएगा। आपके घर में खाना बनता है, सबके घर में बनता है, हमारे भी घर में बनता है ना। तो सबके घर में खाना बनता है, सबके घर में जो खाना बनता है वो किस पे बनता है, गैस पे बनता है, गैस स्टोव वगैरह इसी पे बनता है। कई लोग और मतलब कई लोग तो ज़्यादा ही वो वाले होंगे, इंडक्शन पे बन रहा होगा, है ना। तो चलिए अच्छी बात है, नहीं वो भी सही है, किसी पे भी आप बनाइए बाबू। खाना हवा में नहीं बनता होगा, बर्तन में बनता होगा ना, तो वो बर्तन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो बर्तन से लेना देना है हमको, किस पे बन रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हमने बर्तन लिया, उस बर्तन को हम कहाँ पे रखेंगे, सपोज कर लिए हमने भगोना रखा। ठीक है, है समझ में। तो ऐसे भगोना मैंने बना लिया, नॉर्मली मेरा भगोना है ये। ठीक है, और नीचे से आपने क्या दिया, इसको हीट दिया, पीट नहीं दिया, हीट दिया। ध्यान देंगे क्या दिया आपने, हीट। हीट मतलब मेनली फायर, फायर आग। ठीक है, अब जब आप आग देंगे तो धीरे धीरे भगोना क्या होगा, गर्म होगा। अच्छा, कभी आपने फील किया है कि जब आप टच करेंगे तो आपको क्या फील होगा, ये फील करने वाली क्या चीज़ है, ये 100% हीट ट्रांसफर होगी मॉलिक्यूल्स के पास और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। बर्तन के जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास एनर्जी पहुंच जाएगी, थर्मल एनर्जी। तो सीधी बात है, हम टच करेंगे तो हमको फील होगा। लेकिन अगर हम टच ना करें, हम दूर पे ही रखें अपने हाथ को, क्या तभी भी हमको फील होता है कि ये गर्म है या ना, बिल्कुल। अगर आप टच ना भी करें तो भी अगर उस बर्तन के पास में ऐसे हाथ लेके जाएंगे तभी आपको क्या होने लगेगा, फील होने लगेगा कि आगे जो है कोई गर्म चीज़ है। यस नो, आपको एक काम किया जा रहा है, आपकी आंखें बंद कर दी जा रही हैं, आपकी आंखें क्या कर दी जा रही हैं, बंद कर दी जा रही हैं, और आप धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे आगे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। और मैं ना क्या करूँगा, बस आपके हाथ के इस पोर्शन पे, मतलब सपोज करिए कि यहाँ पे ये जो मार्कर है, सपोज करिए एकदम हीटेड है, लोहे का है और एकदम गर्म है। अब आप धीरे 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 अपने हाथ को लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, आंख बंद है आपका, आंख मत खोलिए, हाँ ठीक, यहाँ तक लेके आएंगे तो आपको फील होने लगेगा ना कि यहाँ पे कुछ तो गर्म चीज़ है। ऐसा नो, कैसे फील हुआ वो जानते हैं कैसे, एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, बहुत बारीकी से समझ लिया ना तो गेम ओवर हो जाएगा। देखो भाई, ये जो आपने हीट दिया है, जो एनर्जी दी है, वो किसको दी है, बर्तन के मॉलिक्यूल्स को। बर्तन किससे मिलके बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। यस आर नो, हाँ या ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। अगर एक मॉलिक्यूल को निकालूं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होंगे। इसमें से एक एटम को निकालूं तो इस एक एटम की कहानी आपको पता है, आया समझ में, खेल स्टार्ट। फिर अगेन न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अभी ये एक भाई साहब यहाँ पे बैठे थे, वो बार बार ना एक चीज़ को लेके तर्क कर रहे थे, और तर्क ये था कि ये जो कंघी, अगर इसको हम रेडिएशन देते हैं तो आखिर इसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है ना। मान लीजिए अभी हमने जस्ट एक बात बताई थी, कंघी बड़ी खतरनाक है, इसको यहाँ पे रखिए। पहले हमने अभी एक बात बताई थी कि अगर मान लीजिए कोई एटम एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है तो एमिट कहाँ से करेगा। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है कि वो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और एमिट करे। ठीक है, सपोज कर लो एक कंघी है, कंघी को अगर मैंने रेडिएशन दिया, इसने एब्जॉर्ब नहीं किया तो एमिट करेगी, नहीं करेगी। तो एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रही है, इनका क्वेश्चन ये था कि एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रही है। मैंने बोला एब्जॉर्ब तभी करेगी जब उसके, मतलब एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ के यहाँ पे जाना चाहता है, ठीक है, तभी तो ये एब्जॉर्ब करेगी। यस और नो, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है उठ के कहाँ जाना चाहता है भाई, ये आगे जाना चाहता है। अगर ये जाना चाहता है यानी इसके पास इतनी क्षमता है कि ये इच्छा पैदा कर पा रहा है, तभी ये इस एनर्जी को क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से भाग जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है भागना। रीजन, क्योंकि ये न्यूक्लियस इसको पकड़ के क्या करता है, बैठे रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है भैया, प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की ओर होती है, अंदर की ओर, यानी इधर की ओर खींच के रखी होती है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के वहां पे जाना चाहेगा तो पॉसिबल है नहीं है। तो इसीलिए इसको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन सपोज कर लो ये बहुत ज्यादा तरीके से होल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत तगड़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, बहुत तगड़ा है, तो एनर्जी फिर ज्यादा लगेगी ना,
है ना, तब इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यस और नो? उसमें यही दिक्कत है। एक्चुअल में जानते हैं क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कोई मटेरियल ले रहे हैं, अब वो मटेरियल किसका बना उस पर डिपेंड करता है। सपोज करिए वो नॉन मेटल का बना है। किसका बना है? नॉन मेटल, या सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए प्लास्टिक का। ऐसे आप जानते हैं 3 चीज़ें आपको पता होंगी, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, और तीसरा होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो घुमक्कड़ होते हैं, फ्री होते हैं। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, उनके ऊपर उतना कंट्रोल बना के नहीं रख पाता है। जबकि इंसुलेटर के जो होते हैं, इंसुलेटर के टाइटली होल्ड होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये न्यूक्लियस है और यहाँ बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा कि मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँ, न्यूक्लियस कहेगा बेटा हिलना मत। समझ में आ रहा है? इतना टाइटली होल्ड करके रखता है, हिलना मत, हिलने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ कूद ही नहीं पाएगा। तो जब ये कूद ही नहीं पाएगा तो घंटा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कूदेगा तब ना एनर्जी चाहिए, यहाँ तो कूद ही नहीं पा रहा बेचारा, तो एनर्जी कहाँ करेगा लेके? तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो एमिट करेगा नहीं। इसीलिए कंघी गर्म होगी तो क्या वहाँ से रोशनी निकल के आएगी? नहीं निकल के आएगी। क्लियर है ये बात कि नहीं? लेकिन कंडक्टर के केस में क्या होता है? कंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री होते हैं, यानी न्यूक्लियस का कंट्रोल उन पर थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए वो आराम से क्या कर जाते हैं? आगे वाली कक्षा में भाग जाते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो आपने बर्तन लिया है वो स्टील का बर्तन होगा, और वो बर्तन के पास भी यही टेंडेंसी होगी। मेनली स्टील किसका बना होता है, बता सकते हैं? चलिए, स्टील के अंदर क्या होता है? क्या लोहा होता है, आयरन होता है, कि कॉपर होता है, कि जिंक होता है? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्टील किसका बना होता है? तो मैं एक सीधी बात बता रहा हूँ, स्टील जो है वो क्या है? वो कोई मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स नहीं है, वो एक मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। तो किसका मिक्सचर है ये आप पता करके लाएंगे। फिलहाल में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, कि एक एटम होगा, मेरे लिए क्या हुआ? हमने गर्म किया बर्तन को, गर्म करने से जो इसके मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल है ना, मतलब इतने दूर का मैं क्रॉस सेक्शन उठा के, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले। एक मॉलिक्यूल को उठाया तो उसके अंदर बहुत सारे एटम मिले, और एक एटम के अंदर देखा कि जो मैं हीट दे रहा हूँ, इस हीट से क्या मिल रही है? एनर्जी। ये हीट ही तो है, ये हीट है ना। इस हीट को, मतलब हीट क्या है? हीट इज अ थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी कौन ले रहा होगा? इलेक्ट्रॉन, और कूद जा रहा होगा आगे, कूद जा रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, कूद जा रहा होगा, और कूदने के बाद फिर कुछ देर बाद कहाँ भाग आ रहा होगा? पीछे। तो फिर रेडिएशन निकाल रहा होगा कि नहीं निकाल रहा होगा? यानी वो एनर्जी जो लिया है उसमें से कुछ एनर्जी फिर क्या करेगा? बाहर निकालेगा, नहीं निकालेगा? तो फिर इसी बर्तन से ये एनर्जी क्या हो रही है? बाहर निकल के जा रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी एनर्जी देखिए बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है? एनर्जी बाहर निकल रही है। यानी यहाँ से क्या निकल रहा है? रेडिएशन। एनर्जी बाहर निकलने का मतलब क्या निकल रहा है? रेडिएशन। और यही रेडिएशन जब आप हाथ लेके जा रहे हो पास में, तो फील कर रहे हो। भाई एनर्जी आ रही है ना, बर्तन से क्या निकल रही है? एनर्जी। तो वही जब आप नज़दीक लेके जाते हो, तो वही रेडिएशन, वही एनर्जी है जो आपके हाथ के जो सेल हैं वो फील कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 भाई, आसपास जो भी चीज़ें होंगी उस रेडिएशन के कारण क्या हो जाएंगी? हीट हो जाएंगी। आग लगती है, जब कभी कभी देखते हैं कहीं पे आग लगती है तो उसके आसपास की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, नहीं हो जाती है? अपने आप होती है। अरे तो स्वाभाविक बात है, जब हीट आएगा, एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगी। एनर्जी देने का मतलब कौन सी एनर्जी देगी? थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के कारण आसपास का एनवायरनमेंट हीटेड होगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये क्यों फील हो रहा है? क्लियर है? तो क्या एक बात समझ में आया? देखो इधर से क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये जो हीट आप दे रहे हो क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब किया गया, सोखा गया, और इधर देखो क्या हो रहा है? एमिट किया गया कि नहीं किया गया? है ना? लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो कोई कलर ही नहीं आया। कलर आया? नहीं आया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह कलर है। कलर बहुत कम ही आपको दिखे। मैंने क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा कलर दिखाई देता है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। उसके अलावा कोई कलर दिखाई देगा? रेडिएशन कोई भी हो, लेकिन आपको दिखाई देगा ही नहीं। आपको दिखाई कहां से कहां तक देता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये जो रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन के किस फॉर्म में होगा? वेव के फॉर्म में होगा। तो ये जो रेडिएशन है या जो वेव है, इस वेव की वेवलेंथ जो होगी वो एक्चुअल में 400 से 700 के बाहर होगी, या तो ज्यादा या तो कम। इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहले ये समझ गया है
ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने बताया, किस तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या किस तरीके से एमिट हुई। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि जैसे मेन जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो क्या इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे? बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेन एग्जांपल नहीं है। मेन एग्जांपल है हमारा आयरन रॉड। तो उसके साथ क्या हो रहा है ये देखते हैं हम। ये तो फील आ गया होगा कि किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, किस तरीके से एमिट हो रहा है। क्लियर है? देखिए, मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। अगर आपको नोट्स चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको पूरा का पूरा भरपेट अच्छा सा हैंड रिटन नोट दे दूंगा। लेकिन जानते हैं क्या कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम नजर लगता है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, सीधा सीधा मतलब समझिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप समझ लेंगे तो फिर आप खुद अच्छे से नोट बनाएंगे तो वो नोट ज़्यादा चलेगा। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स को ले रहे हो, सपोज कर लो मैं बुक का यहाँ पे छाप के ला के रख दे रहा हूँ और इसको पढ़ के फिर यहाँ पे आगे समझा दे रहा हूँ, तो उसके कोई फायदा नहीं है। समझिए, केवल समझने के बाद जो आपने समझा है उसको अपने हाथों से लिखिए और उसको नोट्स के रूप में मानिए, क्योंकि वो तब जब आप समझ के उस नोट्स को बनाए रहेंगे तो वो नोट लंबा चलेगा, आपके बच्चे भी पढ़ लेंगे और आप अपने बच्चों को भी समझा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया तो फिर क्या होगा, आप एक एग्जाम तक उसको अपने साथ में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे, अगले एग्जाम तक फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है? तो नोट्स वही बनाइए जो आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोता सब समझ लें। ओके, क्लियर? पहले इसको मैं मिटा दूं, अब चलते हैं रॉड वाले पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ब्लैक बॉडी समझ लिया। अब देखते हैं आयरन रॉड के साथ क्या खेल होता है। ठीक है? तो मेनली जब आप आयरन रॉड को हीट करते हो, क्या करते हो, ये आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। जब आप यहाँ पे हीट करोगे आयरन रॉड को तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आयरन रॉड को हीट करने पे आयरन रॉड का कलर चेंज होता है। क्या ये बात जानते हैं आप? बिल्कुल। आयरन रॉड का जो कलर होता है, पहले शुरुआत में जब आप हीट करते हो तो सबसे पहले कौन सा कलर दे रहा होता है, रेड। कौन सा कलर देता है, रेड। यानी शुरुआत में फर्स्ट कलर जो निकल के आता है वो रेड आता है। अब आपने हीट बंद नहीं की, यानी आप एनर्जी देते जा रहे हो, तो कुछ देर बाद आपको सेकेंड नंबर का कलर नजर आएगा, वो होगा येलो। यहां से अब दूसरा कलर निकल के आ रहा होगा। ठीक है? और फिर अभी भी हीट देते जा रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा हीट कर देने पर थर्ड कलर नजर आएगा और थर्ड कलर होगा ब्लू, यानी आयरन रॉड नीले कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है कि असत्य? सत्य है ना? जब भी आप बहुत ज्यादा गर्म करोगे आयरन रॉड को तो वो ब्लू कलर में हो जाएगी, नीले कलर में हो जाएगी, और अगर थोड़ा कम गर्म कर रहे हो तो शुरुआती जो कलर होगा वो लाल होगा। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास 3 कलर आए, रेड, येलो और ब्लू। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये रेड, येलो, ब्लू क्या है, तो सर ये एक्चुअल में रेडिएशन का कलर है। यहां से क्या हो रहा है, अगर ध्यान से समझिएगा तो यहां से आप एनर्जी दे रहे हो, क्या कर रहे हो, दे रहे हो। यानी ये आयरन रॉड क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। यस और नो? एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, बोलो यस सर। अरे सर, हाँ, एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड दैट इज द एमिटेड रेडिएशन। एमिटेड रेडिएशन, ये क्या है, ये एमिटेड रेडिएशन है, ये निकलने वाली रेडिएशन है। इधर से ले रही है, इधर से दे रही है, ले रही है, दे रही है, ले रही है, दे रही है। समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात समझे? क्या हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, की एनर्जी एब्जॉर्ब करे, एमिट करे, एब्जॉर्ब, एमिट, एब्जॉर्ब, एमिट। समझ पा रहे हो? एब्जॉर्ब, एमिट, एब्जॉर्ब, एमिट। और जो बॉडी यह करती है उसी को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। ओके? क्योंकि ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि हर प्रकार, आइडियल ब्लैक बॉडी की बात होगी तो वो हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी, हर प्रकार के वेवलेंथ को लेनी चाहिए और हर प्रकार के फ्रीक्वेंसी और हर प्रकार के वेवलेंथ को देनी चाहिए। बट सभी के सभी नहीं होते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम अपने वहाँ जो है उन्हीं को मानेंगे अपना ब्लैक बॉडी। तो हमारे वहाँ आयरन रॉड है जो ये दिखा रहा होता है ऐसा ज़्यादा उस तरीके का गुण, जिसको हम ब्लैक बॉडी मान सकते हैं, और यही ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। और ये पूरे साइंस के अंदर तहलका मचा दिया। ये आप छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हो, ये आपके लिए तो क्या है, ये कुछ है?
कुछ नहीं है। क्या हो रहा है सर? हीट एब्जॉर्ब किया, हाँ सही है, पहले लाल कलर हुआ, फिर ब्लू हो गया, क्या बोलते हैं, येलो हो गया, फिर ब्लू हो गया। इसमें कौन सा अनोखा, कौन सी नई बात हो रही है? सच पा रहे हो? लेकिन ये एकमात्र घटना, ये छोटा सा इवेंट आपको नजर आ रहा है और आप इस पर ध्यान भी नहीं देते हो, बट ये पूरे साइंस में तहलका मचा देता है ना। केवल इतनी सी घटना को जो मैक्स प्लैंक आप पढ़ रहे हो, मैक्स प्लैंक कह रहा हूँ मैं, जेम्स मैक्सवेल साहब की थ्योरी हम पढ़ते आए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया था जेम्स मैक्सवेल साहब ने, वो फेल मार जाती है केवल एक छोटी सी कहानी के कारण। और उससे भी खतरनाक बात, आज से पहले यानी इस घटना से पहले हम लोग ये मानते थे कि जो लाइट है वो किस नेचर को शो करती है, वेव नेचर को शो करती है। इस घटना के बाद यह हो जाएगा कि एक्चुअल में लाइट सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर नहीं शो करती है, एक्चुअल में पार्टिकल नेचर भी शो करती है। समझ पा रहे हैं? यानी आज के बाद, इस घटना के बाद लाइट को हम डुअल नेचर के नजरिए से देखेंगे। यानी वेव तो है, देखो वेव के लिए हम डिनाई नहीं कर सकते, वेव है वो, उसके साथ साथ वो क्या हो जाएगी, पार्टिकल भी कहलाएगी। यानी वेव और पार्टिकल का कॉम्बो बन जाएगा और हम डुअल नेचर मानेंगे। मात्र इतनी सी घटना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1900 में ये होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या समझ में आ गया? यस और नो? अब सर ये कलर का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, ये कलर बार बार आ क्यों रहा है? ठीक है ना। और आखिर ये बताइए कि आखिर कैसे ये जो घटना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फेल मार रही है, यानी जेम्स मैक्सवेल साहब की बात को क्या कर रही है, गलत ठहरा रही है। तो प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या हो रही है, बार बार जब आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बस इतना सा समझो, एनर्जी बढ़ रही है तभी ये कलर बढ़ रहे हैं, यानी कलर में चेंजेस आ रहा है कब, जब एनर्जी बढ़ा रहे हो। सपोज कर लो एक आयरन रॉड को लिया, उसके ऊपर जो एनर्जी डाली, अब कुछ देर बाद हटा दो, एनर्जी उतने पे ही रोक दो, तो क्या वो रेट से फिर आगे बढ़ेगा? उतने पे रोक दो मतलब अब उसके आगे मत एनर्जी दो, तो रेट से आगे बढ़ेगा वो, येलो में कन्वर्ट होगा, ब्लू में कन्वर्ट होगा? नहीं। लेकिन अगर हम एनर्जी दे रहे हैं, देते जा 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 रहे हैं, यानी एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा उसका। एनर्जी बढ़ाने मतलब क्या एनर्जी? थर्मल एनर्जी है ना, हीट क्या है, थर्मल एनर्जी। अच्छा इसको भी पकड़ लो भाई, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी बढ़ रही है तो हीट बढ़ रहा है, और हीट को किससे नापते हैं? टेम्परेचर से। तो ले दे के क्या हो रहा होगा, रॉड का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? एंड टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इसीलिए रेड से येलो, येलो से ब्लू, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगेन समझ लो, अगेन समझ लो, हीट कुछ और नहीं होता, ये एक्चुअल में क्या है, थर्मल एनर्जी होती है। क्या होती है? थर्मल एनर्जी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं उष्मीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? उष्मीय ऊर्जा। और एक्चुअल में हम हीट को मेजर किससे करते हैं? टेम्परेचर से। किससे? टेम्परेचर से। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हीट बढ़ रही है, और हीट बढ़ने का मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे लोहे के रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो क्या कलर में कोई चेंज आएगा? बस मैं इतना पूछना चाहता हूं। नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा कलर में अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ना लाऊं तो, है ना। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कलर में चेंज आ रहा है। और ये जो दिख रहा है ना, ये बस इतनी सी बात मैक्सवेल साहब की थ्योरी को फेल करने के लिए काफी थी। क्योंकि मैक्सवेल साहब ने जानते हैं क्या बोला था? मैक्सवेल साहब ने क्या बोला था? मैक्सवेल साहब ने बोला था, देखना मैक्सवेल का जो स्टेटमेंट था, या ऐसे बोल दो, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का स्टेटमेंट समझ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का स्टेटमेंट समझो क्या है वो। यहाँ पे थ्योरी का स्टेटमेंट है कि भैया ध्यान से समझना कि जो एनर्जी होती है, बड़े अच्छे से समझना, एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यानी जितना एनर्जी बढ़ाओगे उतना इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी मतलब ऐसे समझो यार, फिलहाल में ऐसे समझो, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। फिलहाल में बस इतना फील करो, एनर्जी बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ने का के बाद इन्होंने ये भी बोल दिया कि एनर्जी बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि इंडिपेंडेंट है ये, या वेवलेंथ
वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। यही तो कातिलाना बन गया, समझ आ रहा है? इतनी बात को मैंने कॉन्टिन्यूअस शब्द से डाला था कि ये कॉन्टिन्यूअस बनेगा, यानी कॉन्टिन्यूअस एनर्जी का रेडिएशन दिखाएगा। रेडिएशन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है? रेडिएशन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। बड़े अच्छे से बात समझिएगा। और इतनी सी बात का मतलब ये था कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात उन्होंने बोली थी और यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे कैसे कैसे? थोड़ा ध्यान से देखो भैया। रेड है, रेड का अगर हम पूछे आपसे कितना होता है वेवलेंथ, तो 700 नैनोमीटर होता है। यस और नो? सही से बोलिएगा, है ना? और ब्लू का कितना होता है? तो लगभग 500 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं, इसका कितना होता है? 600 नैनोमीटर है वेवलेंथ। ये क्या है? वेवलेंथ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे फेल मार रही है इनकी थ्योरी। इन्होंने क्या बोला था कि भैया एनर्जी बढ़ाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। मैं सिर्फ वेवलेंथ को पकड़ूं तो यहाँ पे रेड है, तो रेड का कितना वेवलेंथ है? 700 नैनोमीटर। येलो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? 600 नैनोमीटर। और ब्लू हो गया तो 500 नैनोमीटर। क्या हो रहा है? वेवलेंथ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बस इतना ध्यान से देखो। कलर बदल रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ बदल रहा है। और क्यों बदल रहा है? क्योंकि एनर्जी बदल रही है। तो एनर्जी बढ़ाने और घटाने पे वेवलेंथ क्या हो गया? बढ़ और घट गया। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती थी कि एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एनर्जी बढ़ाओगे या घटाओगे तो वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती थी कि अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो उसके कारण वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? एनर्जी बढ़ाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इंटेंसिटी। वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होते जा रहा है? फेल होते जा रहा है ना? यानी इसके अनुसार ये था कि अगर सपोज कर लो कि आप इस हीट देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करती? ऐसे एक्सप्लेन करती कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इस आयरन रॉड को हीट दोगे, क्या करोगे? हीट दोगे तो सही है, ये एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब ये एमिट करेगा ना, क्या करेगा? जब यहाँ से निकालेगा, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रेडिएशन निकलेगी तो वो जो रेडिएशन निकलेगी वो सिंगल कलर की होगी। कितने कलर की होगी? सिंगल कलर की होगी। और यही होनी चाहिए किसके द्वारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के द्वारा। ये होना चाहिए कि एक्चुअल में जो रॉड आपने लिया है, क्या लिया है? आयरन रॉड। आयरन रॉड, ये आयरन रॉड को जब आप हीट करोगे, क्या करोगे? हीट करोगे, गर्म करोगे, तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद जब रेडिएशन एमिट करेगी तो उस रेडिएशन का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। एक कलर केवल और केवल निकलेगा। यानी अगर रेड निकल रहा है तो भले ही एनर्जी तुम्हारी बढ़ी, यानी टेम्परेचर भले ही बढ़ा रहे हो, उसके बाद भी वो हमेशा कलर क्या होगा? रेड ही होगा। रेड से येलो, येलो से ब्लू नहीं होगा। ये किसने बोला था? मैक्सवेल साहब की थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। लेकिन ये जब क्या हुआ, ये वाला जब रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट आया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट बॉडी भी बोलते हैं ना। देखो बॉडी को क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हॉट बॉडी रेडिएशन। यानी बॉडी को हॉट करोगे, गर्म करोगे तो जो रेडिएशन निकल के आएगा उसकी बात की जा रही है। जब भी हम बॉडी को हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, तो मेनली जो रेडिएशन निकल के आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और इस चीज़ को, इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। ठीक है ना? डू नॉट एक्सप्लेन, डू नॉट एक्सप्लेन। यहाँ से ये बेचारे कोने में भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं अपना, है ना? क्योंकि ये इस चीज़ को, इस घटना को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे फेलियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जेम्स मैक्सवेल साहब ने दिया था, क्या बोला था? एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना स्टार हो सकता है बना लो भाई, जितना स्टार हो सकता है बनाओ। ब्लैक बॉडी क्या होती है समझ में आ गया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या हुआ था ये समझ में आ गया? और कैसे ये फेलियर बनी ये समझ में आ गया? तो ब्लैक बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जो क्या कर रही है? हीट को एब्जॉर्ब करे और फिर रेडिएशन निकाले, यानी रेडिएशन एमिट करे, यानी रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, सोख ले, अपने अंदर समाहित करे, फिर रेडिएशन एमिट करे। अच्छा ये क्यों करती है ये भी मैंने समझा दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे? एटम, एटम के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। वो एनर्जी को लेके क्लासेस में आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है?
यानी अपनी पिछली क्लास से आगे वाली क्लास में भाग रहे हैं। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज क्लियर करो। दूसरी चीज क्या क्लियर कर रहा हूं कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो आयरन रॉड लिया गया था। आयरन रॉड क्या किया गया था, आयरन रॉड को हीट किया गया था, यानी गर्मी दी गई थी, टेम्परेचर दिया गया था, और उस रेडिएशन को या हीट को लेने के बाद वहां से आयरन रॉड का जो कलर है वो क्या हो रहा था, बदल रहा था, कभी रेड, फिर दूसरा, फिर येलो, फिर ब्लू हो रहा था, यानी बार बार जो रेडिएशन निकल रहा था। ये अच्छा ये बताओ हमको दिखाई कैसे देता है। आप कहोगे सर आयरन रॉड का ना कलर रेड हो रहा था, आयरन रॉड का ना कलर येलो हो रहा था, आयरन रॉड का ना कलर ब्लू हो रहा था, रेडिएशन कहाँ से निकल रहा है? बेटा वो रेडिएशन ही तो है, अभी जस्ट तो समझाया रेडिएशन क्या है। उसके पास जब लेके जाएंगे हथवा तो क्या होगा, फील होगा कि नहीं होगा, है ना। जब रेड रहेगा थोड़ा कम फील होगा, येलो होगा थोड़ा ज्यादा होने लगा, ब्लू रहेगा तो और ज्यादा फील होने लगेगा। रेडिएशन बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेडिएशन का कलर क्या हो रहा है, बदल रहा है। समझ में आ रहा है? ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखा गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या थी, वो ये कह रही थी कि भैया जब भी हम एनर्जी बढ़ाएंगे एक ऑब्जेक्ट का तो जो रेडिएशन का कलर होगा, जो रेडिएशन का कलर होगा वो बदलेगा नहीं। रेडिएशन का वेवलेंथ और रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, हमेशा इंटेंसिटी बढ़ेगी। केवल क्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी। मैं अगर बताऊं इंटेंसिटी को तो ऐसे समझ सकते हो आप, ऐसे ऐसे जा रहा है ना नीचे, तो इनके अनुसार जब एनर्जी बढ़ाओगे ना तो ये जो क्रेस्ट वाला पॉइंट है या सीधा सीधा एम्पलीट्यूड जानते हो ना, ऐसे समझ लो, ऐसे पकड़ो, ये जो दिख रहा है ना आपको गोला पोर्शन, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, इसको क्रेस्ट बोल रहे हैं, है ना। ये क्रेस्ट की जो लंबाई है ना यही बढ़ती जाएगी, यानी क्रेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे एनर्जी बढ़ाओगे तो पहले कहाँ था, यहाँ था ना, ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। यानी एनर्जी बढ़ाओगे तो सिर्फ ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये इधर नहीं बढ़ेगा, ये कहने का मतलब है। यानी वेव की लेंथ नहीं बढ़ी होगी, एक्चुअल में ऊंचाई और गहराई बढ़ेगी। समझ में आ रहा ना, हाँ ना। यानी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा, वेवलेंथ नहीं बढ़ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही होगी। ये बात किसने बोली थी, जेम्स मैक्सवेल साहब ने, ठीक है। लेकिन जब ब्लैक बॉडी में देखा गया, रेडिएशन में देखा गया, तो ये जो कलर है वो चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने का मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ कि रेड का वेवलेंथ कितना होता है 700, येलो का 600 और ब्लू का 500 होता है। यानी वेवलेंथ चेंज हो रही नहीं हो रही है, जबकि ये क्या कह रहे थे कि वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। जो रेडिएशन होगी वो सिंगल कलर की होगी, है ना। जो रेडिएशन एमिट होगी वो किस कलर की होगी, सिंगल कलर की। अगर रेड की निकल रही है तो रेड की ही निकलेगी बस, और बस क्या बढ़ रहा होगा, इंटेंसिटी बढ़ रही होगी, है ना। यानी वेव पहले यहाँ से इतने पे चली जा रही थी ऐसे ही अब एनर्जी बढ़ा दी थर्मल एनर्जी, तब यहाँ ऐसे जाएगी, थोड़ा सा और ऊपर से जाएगी, और बढ़ा दी तो और ऊपर से जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन ये नहीं कह रहे थे कि ऐसे बढ़ेगी, ये वेव ऐसे नहीं बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी। क्लियर है? इनके कहने का मतलब था। लेकिन यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने दिखाया कि नहीं नहीं बेटा ऐसे बढ़ रही है, ऊपर भी बढ़ेगी लेकिन इधर भी बढ़ रही है। क्लियर है? आई बस समझे? तो वेवलेंथ में क्या आएगा, चेंज। ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दो प्रश्न उठते हैं कि ये रेड कलर, जैसे अभी मैंने बस बोला, अभी समझाया नहीं कि ये कलर दिखाई कैसे देते हैं। यानी हमको जैसे मेरे कपड़े का कलर भी फिलहाल में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, फिर इधर अंदर देख रहे होंगे येलो दिखाई दे रहा है, फिर इधर व्हाइट है, या अपने अपने कलर देख पा रहे होंगे ना। तो ये जो कलर दिखाई देते हैं, ये कलर ऐसा क्यों दिखाई देते हैं आपको मैं कल के क्लास में समझाऊंगा। यहाँ से क्यों रेड निकला, क्यों येलो निकला, क्यों ब्लू निकला, और मैक्स प्लांक की थ्योरी को जब मैं एक साथ समझ करूंगा तब आपको समझ में आएगा। आज मेरा केवल और केवल मोटिव ये था कि ब्लैक बॉडी समझाऊं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाऊं, और ये भी समझाऊं कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फेल मार रही है। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम और नई बातें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच एमर्स।